सो इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2023, सो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और इसमें आज हम जो है वो लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में। और आज देखते हैं हम कितनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं उसके अंदर। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर तक किया था, KW तक, और हमने देखी थी सेल्फ आयनाइजेशन होती है वाटर की, कि एक वाटर जो है वो H+ को लॉस करता है, गेन करता है, ठीक है। और इस तरह से फिर हमने जो है वो यहाँ से एक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाली थी वाटर की, जिसको KW कहते थे, जिसमें हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन मौजूद थी, ठीक है। तो ये KW की वैल्यू हमने निकाल ली थी, और हमें एक वैल्यू याद रखनी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो KW या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमाइंड वैल्यू है, तो दैट इज़ 1 × 10⁻14। तो ये इतनी मोलर, ये हमारे पास दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ये KW जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट टाइम हमने कर लिया था। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है pH और pOH का, ठीक है। तो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है pH pOH। तो pH pOH को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दीज वैल्यूज़ आर यूज्ड टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम लोग pH और pOH का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। pH से मुराद यहाँ पर क्या है? pH से मुराद P फॉर पावर होता है, तो दिस इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ H+ आइंस। और pOH से मुराद यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज़ पावर ऑफ OH- आइंस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था दैट इज़ सोरेन सोरेनसन। तो सोरेन सोरेनसन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था pH और pOH को, ठीक है। और ये एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम pH और pOH की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास दो फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये pH का फार्मूला है और ये pOH निकालने का फार्मूला है। pH बराबर होता है -log H+ आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। तो हम pH को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द नेगेटिव logarithm of H+ आयन concentration is called pH, ठीक है। जो भी H+ आयन कंसंट्रेशन एक्वा सोल्यूशन में है, उसका जब नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया जाता है तो जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ कॉल्ड pH। और pH की वैल्यू से हमें पता लगता है कि आइदर वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस का pOH भी निकाल सकते हैं। pOH क्या है? इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो बस फॉर्मूले में एक स्लाइड सा एक डिफरेंस है pH और pOH के फॉर्मूले में हमारे पास। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे टेबल नंबर 8.4 में ये चीज़ शो हुई भी है। जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रल मतलब ना नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, तो वो उसका pH हमेशा 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल चीज़ों का। और जो एसिडिक चीज़ें होती हैं, इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से, तभी चीज़ें एसिडिक हो जाती हैं। और हमेशा एसिडिक चीज़ों का pH जो है वो लेस देन 7 से कम होता है। और जो अल्कलीन या जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ बेसिक, एक ही बात है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नेचर वाली चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से कम होती है, दैट्स वाई दे आर बेसिक। और उनके pH हमेशा क्या होती है भाई? ग्रेटर देन या मोर देन 7 से ज़्यादा pH आती है। तो pH वैल्यूज़ से हम बता सकते हैं कि आइदर एक सब्सटेंस एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। अगर pH 7 पर आ रहा है तो न्यूट्रल है, लेस देन 7 आ रहा है तो एसिडिक है, मोर देन 7 आ रहा है तो फिर बेसिक है। बस में आगे एनी प्रॉब्लम? यू वांट टू राइट के आगे बढ़े? लिखना है आपको या फिर आगे बढ़े? अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस तरह से कि हाउ pH + pOH = 14। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि pH और pOH दोनों की एडिशन जो होती है, pH और pOH को जब प्लस किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 14 आता है, ठीक है। तो वाई दिस समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो इसको अगर हमें क्वेश्चन आस्क किया जाए, इफ़ वी आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि किस तरह से pH और pOH का जो समेशन हमेशा जो है 14 आ रहा होता है,
चूँकि हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का pH, अगर किसी चीज़ का मिसाल के तौर पे अगर, चूँकि pH की वैल्यू आपको पता है वो 0 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन, ठीक है। किसी चीज़ की pH अगर 2 आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसका pH जो हमारे पास है वो 12 आ रहा होता है, और जब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 14 इसका समेशन आ रहा होता है। तो pH और pOH हमेशा 14 के बराबर क्यों होता है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस हमें उसी टॉपिक पर आना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वापस उसी टॉपिक पाएंगे, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को जब हम KW से शो करते थे, ये बराबर था H+N कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस N कंसनट्रेशन के, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो अब अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम दोनों तरफ ले लेते हैं, इधर पर माइनस लॉग ले लेते हैं, इधर पर भी माइनस लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम एंटी नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो हमें पता है कि 25 डिग्री पर KW की वैल्यू 1 × 10 की पावर -14 होती है। तो ये माइनस लॉग और इसकी वैल्यू अगर हम लिख देंगे 1 × 10 की पावर -14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 निकाल कर आ जाएगा इसका आंसर। और माइनस लॉग H+N कंसनट्रेशन होते हैं pH, और माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन होते हैं pOH। इस तरह से pH और pOH दोनों मिलाकर हमारे पास 14 बन रहा है। चूँकि इस वैल्यू का जब हम जो है क्या लेते हैं भाई, लॉगरिथम लेते हैं इस वैल्यू का, तो ये 14 आ जाता है जब नेगेटिव लॉगरिथम इसका लेंगे। तो इस वजह से क्या हो गया कि 14 = pH + pOH हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि वाई द समेशन ऑफ pH एंड pOH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो ये इस तरह से करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के जरिए, क्लियर है। तो मसला इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन pH के वैल्यूज़ हैं, मतलब टेबल नंबर 8.6 पर कुछ कॉमन नोन सब्सटेंसेस के pH वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQ, कि MCQs के लिए आप यहाँ पर इसको देखेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, लाइक यूरिन, ह्यूमन ब्लड, मिल्क, सी वाटर, प्योर वाटर, विनीगर, ऑरेंज जूस, टोमेटो, लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्टमक, एग वाइट, वॉशिंग सोडा। तो ये सब मुख्तलिफ कॉमन डेली लाइफ के सब्सटेंसेस हैं हमारे पास। इनमें से कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक हैं। तो सबके pH वैल्यूज़ जो है ना वो आपको इसको याद करनी पड़ेगी, डिफरेंट ये MCQs में आपके आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे जिसके pH 7 तक है, जैसे कि प्योर वाटर न्यूट्रल है, जिसकी बिलो 7 है तो आप देख सकते हैं विनेगर, ऑरेंज जूस, ये सब एसिडिक है, और जिसको मोर देन 7 है तो वो हमारे पास बेसिक नेचर रखेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे ये मेमोराइजेशन है, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, pH को याद करना पड़ता है। 9th में भी आपने याद किया होगा pH वैल्यूज़ को, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ हमारे पास होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। टाइट्रेशन के जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं कॉलेज में तो फिर आप इंडिकेटर्स वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? इंडिकेटर्स द वन विच इंडिकेट्स, इशारा करने वाले को इंडिकेटर कहते हैं, या इशारा करने वाला। दिस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो बताता है एसिड और बेस या न्यूट्रल किसी चीज़ को बाय चेंजिंग द कलर, ठीक है। तो इंडिकेटर इज अ substance, indicator is a substance which can determine acid, base and neutral solution by changing the color of सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड, बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कलर चेंज करके। मीन्स हम उसमें जब वो ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कलर सॉल्यूशन के चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आइदर ये सब्सटेंस एसिड है, बेस या सॉल्ट है। तो आपने यूज़ किया होगा ये इंडिकेटर्स केमिस्ट्री के लैब के अंदर, जो एसिड बेस न्यूट्रल को हमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है,
सो दीज आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, है ना, कुछ के नाम आपने इसमें से सुने होंगे। तो लिटमस असल में पेपर की तरह से होता है, दिस इज लिटमस पेपर। तो आपको क्या करना है, ये भी आपके MCQs में आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चार्ट एज वेल, दैट इज टेबल नंबर 8.5। इसमें क्या होगा कि इसमें बता रहे हैं कि रेड कलर के एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के क्या कलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है और न्यूट्रल में वो पिंक पर्पल रहता है। मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं इसको अक्सर हम। तो इसमें एसिड में ये रेड होता है, बेस में येलो होता है और नॉर्मली न्यूट्रल कंडीशन पे ये ऑरेंज रहता है। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। ये भी अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में हम लोग फिनोल्फ्थलीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिस इज़ आल्सो एन इंडिकेटर, और ये न्यूट्रल में कलरलेस रहता है। लास्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा कभी। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एसिड में रेड होता है, बेस में पर्पल होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। तो ये आप टेबल नंबर 8.5 आपके बुक में होगा, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इंडिकेटर बाकी क्या चीज़ होती है, ये एसिड बेस और या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग द कलर चेंज करके। और इंडिकेटर्स के अलावा भी बहुत किस्म के होते हैं, ये 4 मेजर टाइप्स हैं जो आपकी बुक में लिखी हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। तो ये असल में हमारे पास दिस इज न्यूमेरिकल ऑफ पीएच, न्यूमेरिकल ऑफ पीएच एंड पीओएच है। ये आपके बुक में एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल नंबर 8.1। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पीएच मालूम करना है तो हम डेटा बना लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच मालूम करना है, पीएच हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और गिवन हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है। अब किस चीज़ से कंसंट्रेशन H प्लस की है कि OH माइनस की है। तो आप देखें यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो कौन सा सोल्यूशन दे रहे हैं भाई, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो ये जो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर दी गई है, तो ये किसकी है, H प्लस की कंसंट्रेशन है। सही है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ये हमें गिवन है, दिस इज 0.0025 मोलर। ठीक है, और उसको अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पीएच का हमारे पास इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। तो वी नो दैट पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास है पीएच का। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 0.0025। तो बताएं कितना है पीएच। टू 2.6 यूनिट कोई नहीं होती, ठीक है। तो बस ये डायरेक्टली हमारे पास आंसर हो जाएगा, चेक कर लें। सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.2। इसमें कह रहे हैं कि डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट मीन्स कि दोबारा से हमें यहाँ पर जो है वो डेटा जब बनेगा तो दोबारा से हमें क्या मालूम करना है भाई, वी हैव टू फाइंड आउट पीएच वंस अगेन। दोबारा से पीएच फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हमें NaOH दिया हुआ है। अब NaOH इज़ नॉट एन एसिड, इट इज़ अ बेस। अब अगर ये बेस है तो यहाँ पर जो 0.1 मोलर है, यहाँ पर जो 0.1 मोलर है, दिस इज नॉट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दिस इज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस बार हमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे दी गई है। और आपको पता है कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से हम कभी भी जो है ना पीएच नहीं निकाल सकते। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से हमें क्या निकलता है भाई, POH निकलता है, यस। तो वी नो दैट POH इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो गया माइनस लॉग 0.1। कितना आ गया POH,
1 आ गया pOH, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से pOH जब आ गया तो pH निकाल सकते हैं। बाय विच फार्मूला वी नो दैट, यस, pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो pH कितना निकल जाएगा हमारे पास, 14 माइनस pOH, ऐसे ही आ जाएगा। तो pH निकल जाएगा 14 माइनस 1, तो pH कितना निकल गया हमारे पास, 13। ये आंसर होगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8.3। इसमें कह रहे हैं कि द pH ऑफ अ सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.82, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें कह रहे हैं यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8.3 का डेटा बनाएं तो इसमें कह रहे हैं pH एक सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का काम नहीं होता इस pH के न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ जो pH की वैल्यू है वो वेरी करती है, तो इसलिए टेम्परेचर दिया हुआ होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। तो pH की जो वैल्यू है वो दे दी गई है 4.82, और आपसे क्या करें, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपसे निकालने को कह रहे हैं। अब ये इसका रिवर्स हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब चूंकि रिवर्स हमसे यहाँ पर इसका आस्क कर रहे हैं, रिवर्स पूछ रहे हैं, तो हमें पता है कि H प्लस आयन की तो कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला है कि pH का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम इसी को रिवर्स में लिख लें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बात तो एक ही है। फिर नेगेटिव को इस तरफ ले जाएं या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग में माइनस बोथ साइड, तो माइनस जब कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, फिर लॉग को भी इधर से इधर ले जाएं तो ये H प्लस हो जाएगा 1 log माइनस pH, सही है। और 1 log हमें पता है किसको कहते हैं, 1 log इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस pH। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि किस तरह से अगर आपको H प्लस अगर pH केवल हो तो फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप किस तरह से निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया है मैंने, आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। मैं दिखा रहा था आया किस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये बराबर हो गया एंटी लॉग माइनस 4.82। उसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, शिफ्ट दबा के जब आप लॉग दबाते हैं ना तो 10 लिखा हुआ आ जाता है, दैट इज एक्चुअली एंटी लॉग। शिफ्ट प्रेस करें देन लॉग प्रेस करें तो फिर एंटी लॉग होता है वो। फिर माइनस 4.82 इक्वल टू प्रेस कर दें, बताएं क्या आया, 1 एक्सपोनेंट -5 यूनिट इसकी मोलरिटी में आ जाए कैपिटल M में। दिस इज H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आगे बस समझ, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट है, द pH ऑफ a sample of urine is noted to be 5.3, calculate H plus and OH minus ions in the solution। कह रहे हैं कि एक सैंपल ऑफ यूरिन है, तो यूरिन स्लाइटली एसिडिक होती है, तो उसका जो pH है जो निकाला जा रहा है तो वो pH इसका निकल रहा है हमारे पास 5.3। कैलकुलेट H प्लस एंड OH माइनस आयंस इन द सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन बतानी है। दो चीज़ें बतानी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है और साथ में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। देखिए चूँकि pH दिया हुआ है तो फिर क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो डायरेक्टली आ सकती है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर किसके है भाई, एंटी लॉग माइनस pH के। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग माइनस 5.3, कितना आ गया ये 5.0, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर। सो दिस इज द आंसर नंबर 1 है ना। अच्छा, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें pOH बताना ज़रूरी है। दैट सी बात है, OH नेगेटिव आयन किसके बराबर होगा, एंटी लॉग माइनस pOH के। तो pOH तो पता नहीं है, तो पहले pOH निकालना पड़ेगा कि pH प्लस pOH किसके बराबर होता है हमारे पास 14 के। तो pH किसके बराबर हो गया हमारे पास 14 माइनस
सॉरी POH किसके बराबर हो गया हमारे पास 14 माइनस PH, तो POH आ गया 14 माइनस 5.3, कितना आ गया ये 8.7। अब यहाँ पर हम क्या करें भाई, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, तो यह बराबर होगा एंटी लॉग माइनस POH, मीन्स एंटी लॉग माइनस 8.7, कितना आ गया 1.9 माइनस 9 मोलर। ठीक है, तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो हमने इस तरह से PH गिवन था तो H प्लस आइंस और OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन निकाल ली। क्लियर है? हमारे पास इसके बाद टॉपिक है चैप्टर 8 में, दैट इज लेवलिंग इफेक्ट। तो लेवलिंग इफेक्ट की जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन। इसकी जस्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि लेवलिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, HBr, HI, ETC when dissolved in water, they all exhibit apparently equal strength due to the fact that water play basic medium to get them ionized completely. Hence, water serves as leveling solvent for these acids, and this phenomenon is called leveling effect. कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं लाइक HCl, HBr, HI, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इन सब की लगभग सेम, नियरली सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, सेम लेवल पर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लें, नाइट्रिक एसिड कह लें, सल्फ्यूरिक एसिड कह लें, उन सब की जो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी लगभग सेम होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उनमें। उनमें फ़र्क इस वजह से नहीं होता चूँकि वहाँ पर जो वाटर है वो लेवलिंग सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। इट मीन्स क्या कर रहा होता है कि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और तमाम ही स्ट्रॉन्ग एसिड से एक सेम अमाउंट में जो है वो कह सकते हैं कि जो वाटर वो H प्लस आइंस है ना, वो रिसीव कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसलिए क्या होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, वो सबकी लगभग बराबर हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HCl कम्प्लीटली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H3O प्लस Cl माइनस। हमें पता है कि HCl ये वाटर एसिड है, तो ये अपना H प्लस क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा इसको H2O को अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, और ये हमारा Cl माइनस बच जाएगा और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बच जाएगा। इस तरह कोई दूसरा भी एसिड अगर होगा, लेट्स से कि अगर HCl नहीं है, अगर लेट्स से कि कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr है, तो वो भी इस तरह से जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये अपना H प्लस लॉस कर देगा और वाटर रिसीव कर लेगा, तो ये Br माइनस प्लस H3O प्लस बन जाएगा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब के सब सेम अमाउंट ऑफ, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सब के सब सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स लॉस कर रहे होते हैं, वाटर को दे रहे होते हैं, और वाटर सबसे सेम अमाउंट में जो है वो H प्लस रिसीव कर रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि तमाम ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो स्ट्रेंथ है ना वो लेवल हो जाती है, वो बराबर, वो इक्वल हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। सेम यही बेस के साथ भी है, क्योंकि दैट सी बात है, बेस की सूरत में क्या होता है, वाटर अपना H प्लस आइन जो है वो बेस को दे रहा होता है, तो सेम अमाउंट ऑफ H प्लस आइन स्ट्रॉन्ग बेसिस को वाटर डोनेट कर रहा होता है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो सेम रहती है। दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, और वाटर यहाँ पर जो है वो लेवलिंग सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। तो ये जैसे 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी पेपर में उसकी, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लेविस डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस के। आर्हीनियस तो हमने पढ़ा नहीं है, लोरी ब्रोस्टेड पढ़ लिया है, और जो सबसे थर्ड कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा था, दिस इज़ लेविस कॉन्सेप्ट ना, जो सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस के बारे में लोरी ब्रोस्टेड के बाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट पेश किया था उसका नाम था G.N. लेविस, गिलबर्ट न्यूटन लेविस, दिस इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और 1923 में 1923 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। और क्या कॉन्सेप्ट था ये, एसिड के बारे में उन्होंने कहा था कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कि एसिड असल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास एसिड होगा। जबकि बेस कौन से सब्सटेंस होंगे, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। तो उससे हमें यहाँ पर ये पता लगी कि जो लेविस था तो इसने एसिड बेस का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया। जैसे कि लोरी ब्रोस्टेड ने प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया।
लेविस ने कहा कि एसिड कौन होंगे, एसिड सारे के सारे होंगे वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और बेस कितने होंगे, बेस जो वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट का रिवर्स है, क्योंकि एसिड प्रोटॉन देने वाला होता है लेकिन लेविस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला है, ठीक है। और ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, ठीक है। तो लेविस एसिड एंड बेस इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सिंस दे हैव a capability to accept and donate electron pair respectively। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो हमारे पास जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव लविंग होता है, ठीक है। तो ये इनके मुताबिक, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो यहाँ पर एक एग्जांपल आ गई है कि हमारे पास AlCl3 है जिसका रिएक्शन हो रहा है अमोनिया के साथ। अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। तो ये हमारे पास AlCl3 का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक से तो बॉन्ड बना लिया, बाकी इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, ठीक है। और नाइट्रोजन उसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, ये अमोनिया हो गया, ठीक है। दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनिया। अब यहाँ पे AlCl3 में बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन इस वक्त कितने आ गए लास्ट शेल में इनके, कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। टोटल यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का तो हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इधर इधर से इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हुए हैं। तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ, इस एल्यूमिनियम के साथ वन साइडेड शेयरिंग कर देगा बाय मीन्स ऑफ विच बॉन्ड, बाय मीन्स ऑफ डेटिव बॉन्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके थ्रू इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ वन साइडेड शेयर कर लेगा, तो इसको हम एरो से शो कर देंगे। तो यहाँ पर अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये लेविस बेस हो गया। और इस AlCl3 ने क्या किया, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेविस एसिड। तो लेविस इस तरह से देखता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने वाला है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला है वो एसिड है, ठीक है। बात समझ आ गई, लेविस कॉन्सेप्ट। दिस इज बफर सॉल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। कि बफर सॉल्यूशन किससे कहते हैं, कि व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन एक सिंपल एक चीज़ होती है दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं केमिस्ट्री में। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इसमें हम इसके लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन पे अगर आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाए तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करते हो जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू मेंटेन द pH ऑफ सर्टेन सॉल्यूशंस इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अक्सर ज़रूरी होता है कि हम pH को मेंटेन करके रखें मुख्तलिफ लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, pH चेंज ना होने दें सॉल्यूशन का, अक्सर ऐसा ज़रूरी होता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। और pH किस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है, बाय मीन्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है वो मेंटेन रख सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं उसके चेंज इन pH को। A buffer solution is one whose pH is not changed significantly as dilution or even if the small amount of acid or base is added at constant temperature। कह रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी pH चेंज नहीं होती, अगर उसके अंदर आप एसिड या बेस थोड़ी सी मिकदार में डाल दें
तो एसिड या बेस के इंट्रोड्यूस करने से उसके पीएच में कोई वेरिएशन नहीं आती, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास बफर सॉल्यूशन कहलाता है। जिसमें आप एसिड डालते हैं चाहे बेस डाल दें, उसका पीएच मेंटेन रहे, फिक्स रहे और वो चेंज ना हो सके, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। बफर सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, दो तरह से बनाए जा सकते हैं। तो वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस लगा दें, ठीक है, वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस लगा दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा जो कि, या फिर क्या भाई, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड लगा दें। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशन हमारे पास बन गए। ये हमारे पास पहला वाला बना, दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और सेकंड जो हमारे पास बनता है ये वाला, दिस इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, वीक एसिड के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच एंड कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये क्या करेगा फिर, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करेगा एक लंबे अरसे तक। दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बफर में, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड होता है और उसका एक सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो बनता है कॉन्जुगेट, ठीक है, और उसका पीएच लेस देन 7 होता है हमेशा, तभी एसिडिक बफर है। फॉर एग्जाम्पल ये दो अगर हम यहाँ पर मिक्सचर ले लें तो ये हमारे पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। कैसे, CH3COOH, ये देखा जाए तो दिस इज वीक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है ना भैया, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड जैसे कल हमने पढ़ा था, और CH3COONA। अब ये हमारे पास इसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाप पर बना होगा। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें ना, जैसे CH3COOH है, अगर इसके रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA प्लस वाटर। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट बना, ठीक है, जो कि एसिड बेस के मिलाप से बना। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। अच्छा, एसिड वीक है और बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट बना वो असल में स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बना, जैसे बेसिक सॉल्ट भी कह सकते हैं, बात तो वही है, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो ये वीक एसिड लिया और उसका एक बेसिक सॉल्ट ले लिया, ठीक है। बेसिक सॉल्ट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच लेस देन 7 होगा। बेसिक बफर बनाने के लिए क्या करेंगे, वीक बेस के साथ उसके एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ले लेंगे जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर जैसे NH4OH हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज़ अ वीक बेस, ये हमारे पास एक वीक बेस है। और NH4Cl हमारे पास इसका एक एसिडिक सॉल्ट है, इसी बेस का एसिडिक सॉल्ट है। कैसे बना होगा इसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि NH4OH है, इसमें HCl से रिएक्शन अगर आप करा दो तो ये NH4Cl बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लस वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें बच्चे कि यहाँ पर NH4Cl जो आया है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो उसकी वजह से आया, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट आया दिस इज एसिडिक सॉल्ट। तो दैट्स वाई, तो मतलब या तो आप वीक एसिड लें तो उसका बेसिक सॉल्ट लें, और वीक बेस लें तो उसका एसिडिक सॉल्ट लें। ये भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, उसका पीएच मोर देन 7 होगा। अब काम कैसे करता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी हुई है डू यू नो के अंदर के बफर सॉल्यूशन का डेली लाइफ में हमारी उसमें क्या इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ में या हमारी बॉडी में, कि बफरिंग इन ब्लड इज़ क्रूशियल टू आवर सर्वाइवल। ब्लड के अंदर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो बफरिंग होती है ना वो ज़रूरी है, क्रूशियल है हमारे जीने के लिए। द पीएच ऑफ ब्लड मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस टू वर्क। पीएच एक मेंटेन रहता है ब्लड का पीएच, जैसे भी पीछे मैंने ब्लड का पीएच बताया था, स्लाइटली बेसिक होता है पीएच।
तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ता है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के वर्क के लिए। इफ ब्लड बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक देन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर अनेबल टू फंक्शन, है ना। ज़्यादा एसिडिक या बेसिक अगर बफर अगर हमारा ब्लड हो जाएगा तो क्या होगा भाई उससे कि फिर यस एंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो रुक जाती हैं, बहुत सारी प्रोटीन फंक्शन करना छोड़ देते हैं बहुत सारे। तो इसकी वजह से बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो क्या करता है ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है। तो बफर सॉल्यूशन होता है असल में वो एक तरह से हमारे ब्लड के अंदर भी, जो पीएच ड्रॉप नहीं होने देता या बढ़ने नहीं देता। सही है भाई, ठीक है। बफर एक्शन की बात करते हैं तो बफर किस तरह से काम करता है, हाउ डज बफर सॉल्यूशन वर्क्स। लेट्स से कि एक बफर यहाँ पर हमने यूज़ किया एग्जाम्पल के तौर पे, एक हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन यूज़ कर लिया, एक एसिडिक बफर यूज़ कर लिया जिसमें हमने लिया CH3COOH, एक वीक एसिड और उसका एक बेसिक सॉल्ट CH3COONA, ठीक है। अब ये मिक्स होकर मान लेते हैं इसका पीएच कुछ भी हो गया है, एसिटिक एसिड और उसके साथ पीएच इसका मान लेते हैं कि इसका पीएच जो है वो 2.5 है या 2.2 है, ठीक है। ये हमने ये पूरा कंटेनर के अंदर जो है ना वो ये CH3COOH और CH3COON उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब CH3COOH तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि वीक एसिड है, तो डिकम्पोज हो जाएगा ये अपने सब्स्टिट्यूएंट्स में, इस तरह से ये ब्रेक होगा, ये प्लस माइनस H प्लस आइन अलग हो जाएगा और ये CH3COO माइनस ये आइन हमारे पास कहलाता है एसीटेट आइन, तो एसीटेट आइन अलग हो जाएगा। और ये वीक एसिड, इस एसिड का नाम आप जानते हैं, दिस इज एसिटिक एसिड, सही है। तो ये H प्लस अलग हो गया और एसीटेट आइन हमारे पास अलग हो गया, बिल्कुल इस अच्छा। लेकिन ये 100% आयनाइज नहीं होगा, ये कम आयनाइज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। चूँकि आप देख सकते हैं कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड आपको पता है 1.4% कल हमने पढ़ा था, काफ़ी कम आयनाइजेशन इसकी होती है, बस 1.4% ही आयनाइज हो सकेगा टोटल, ठीक है। तो उसके बाद CH3COON है, ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है, और जो सॉल्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिसोसिएट होते हैं अपने आइंस में। तो ये इस तरह से ये पूरा यहाँ से प्लस माइनस एसीटेट अलग हो जाएगा और दोबारा प्लस अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि बड़ी तादाद में एसीटेट आइन प्रोड्यूस हो रहे होंगे इसके अंदर, चूँकि एसीटेट आइन एक तो यहाँ से आ रहा है तो कम आ रहा है, और यहाँ से एसीटेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, चूँकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर है ना ज़्यादा डिसोसिएट होगा चूँकि सॉल्ट है। तो ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, इसका पीएच 2.2 है एसिड के होने की वजह से। अब मान लेते हैं इसमें हम कुछ ड्रॉप्स एसिड के डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम फ्यू ड्रॉप्स एसिड अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, एडिशन ऑफ H प्लस जब इसके अंदर करेंगे तो H प्लस क्या करेगा, जो भी H प्लस हम डालेंगे, मतलब H प्लस को ऐड करने से मुराद यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई, एसिड ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस एसीटेट आइन से रिएक्शन कर जाएगा, चूँकि वो बड़ी तादाद में होंगे। तो एसीटेट आइन जब H प्लस से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, वापस एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो मतलब पीएच में कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी, जितना हम एसिड डाल रहे होंगे वो क्या कर रहा होगा, एसीटेट आइन में बार बार कन्वर्ट, मतलब एसीटेट आइन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा होगा। तो फिर इस तरह से कोई हमारे पीएच के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी। इसी तरह से अगर हम बेस ऐड कर दें, OH बेस क्या होता है, OH माइनस, एडिशन ऑफ OH माइनस से मुराद अगर हम इसी तरह से इसके अंदर को बेस ऐड कर दें, तो बेस का ऐड करने पर क्या होगा कि OH माइनस इस H प्लस से रिएक्शन कर जाएगा, H प्लस से रिएक्शन कर जाएगा जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, ये H2O बना लेंगे, तो वाटर बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है पीएच के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी, ना ही H प्लस ऐड करने से, ना ही OH माइनस ऐड करने से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने बनाया सॉल्यूशन तैयार किया, एक बफर सॉल्यूशन है जो अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, चेंज नहीं होने देगा, भले आप उसके अंदर एसिड डालते जाएँ। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज बफर कैपेसिटी, एक और डेफिनेशन है। So what is buffer capacity? So it is important to realize that buffer solution cannot keep the pH constant if enough acid or base is added into it. कह रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि जिसमें एसिड या बेस को ऐड करने से पीएच के अंदर चेंजिंग नहीं आती। लेकिन आप जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर आप एसिड उसके अंदर डाल देंगे या बेस डाल देंगे, फिर वो अपना बफर जो है वो अपना एक्शन लॉस कर देगा, मतलब जाहिर सी बात है फिर पीएच चेंज होने लगेगा। अगर बहुत बड़ी तादाद में H प्लस उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, थोड़ा सा अगर आप डालते हैं तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, उसके मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता। तो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एसिड और बेस दैट कैन बी मिक्सड इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स पीएच चेंज इज नोन एज बफर कैपेसिटी, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस जो आप ऐड कर सकते हैं किसके अंदर भाई, बफर सॉल्यूशन के अंदर, उसके पीएच के एंड होने से, चेंज होने से पहले तक, वो बफर कैपेसिटी कहलाता है। क्लियर।
तो ये तो बफर कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है सॉल्ट एंड देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन। सॉल्ट और उनके टाइप्स कितने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है चीज़ है, नमक जिसको हम कहते हैं, चूँकि ये चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो एसिड बेस और सॉल्ट को इसमें डिस्कस करना होता है। तो सॉल्ट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के मिलाप से, उनके रिएक्शन से बनता है, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ बेस एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड ना। एसिड कह रहे हैं कि इसमें बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का नेगेटिव आयन इसके अंदर मौजूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एग्जांपल लिखें कि HCl एसिड लें हम और NaOH जब हम बेस लें, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिएक्शन करके हमारा NaCl और H2O बनता है, ठीक है, तो ये सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज H प्लस Cl माइनस Na प्लस और OH माइनस, इधर हो गया इधर हो गया। तो यहाँ पर जो सॉल्ट हमारे पास जो बना, सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन आया हमारे पास तो वो बेस से आया, और नेगेटिव आयन जो हमारे पास आया सॉल्ट में वो एसिड से आया, ठीक है। इसलिए हम जो है वो बेसिक रेडिकल कहते हैं पॉजिटिव आयन को, और नेगेटिव आयन को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है सिंपली। तो सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस हो जो एसिड और बेस के मिलाप से बनता है, और ये जो रिएक्शन हमारे पास होता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें एसिड और बेस अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, और सॉल्ट हमारे पास बन जाता है। जो अब टेबल 8.7 में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितने तरह के सॉल्ट हमारे पास बनते हैं बाय मीन्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट के हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं, मतलब 3 टाइप्स हो सकते हैं वैसे तो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो वैसे टाइप हमारे पास 3 ही होते हैं, 1 2 3, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। एक हमारे पास होता है दिस इज एसिडिक सॉल्ट, और एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट हमारे पास बनता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है हमारे पास से। जैसे NaOH और HCl रिएक्शन करेंगे तो NaCl जो हमारे पास ये सॉल्ट बनेगा, दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाप से बना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक हो तो जो एसिड होता है उसी का कैरेक्टर आता है, तो हमारे पास ये एसिडिक सॉल्ट फिर हमारे पास बनता है। जैसे HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारे पास NH4Cl बनता है। तो पिछली क्लास में बताया था कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारा जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर एसिड वीक हो जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बेसिक सॉल्ट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, और NaOH हमारे पास जो है वो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे बनेगा CH3COONA, तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा। अच्छा, दोनों अगर वीक हो जाए एसिड बेस तो भी हमारे पास कैसा आ जाएगा फिर, न्यूट्रल सॉल्ट आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों वीक एसिड और वीक बेसिस हैं। इससे हमारे पास अमोनियम एसिटेट बना CH3COONH4, दिस इज अमोनियम एसिटेट, ये हमारा न्यूट्रल, ये भी हमारे पास सॉल्ट है। तो 3 टाइप्स के सॉल्ट है देखा जाए तो, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल कब बनेगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, दोनों वीक हो जाए। क्लियर है मसला? ठीक है, इसी तरह से अब इसमें यहाँ पर एक डिस्कशन की जा रही है, एक डेफिनेशन और है, दिस इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन है, ये सॉल्ट से रिलेटेड ही है। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो 2 वर्ड से निकला, हाइड्रो मीन्स होता है, दैट इज हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और लिसिस मतलब होता है डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन, टूट जाना किसी चीज़ का, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हमेशा सॉल्ट की जाती है, तो यहाँ से रखेंगे कि द रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन ऑफ द सॉल्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एंड चेंज द pH ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं कि सॉल्ट, कोई भी आप सॉल्ट लें, ठीक है, और सॉल्ट का रिएक्शन आप वाटर से कर लें, सॉल्ट को पानी में डाल दें, और सॉल्ट के अंदर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आइंस होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन जिसको हम एनाइन कहते हैं, ठीक है।
तो जब ये कैटाइन एनाइन जब ये वाटर से रिएक्शन करें, उससे क्या हो जाए, जो पीएच है सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाए, भी चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्ट को, किसी भी सॉल्ट को आप पानी में डालें, वाटर में ऐड करें, और वो सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करके सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कुछ भी बना दे, मतलब पीएच चेंज कर दे, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और अगर पीएच चेंज नहीं हो रहा हो तो सूरत में वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। पीएच का चेंज होना हमारे पास ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, NaCl को वाटर में ऐड करते हैं H+OH- में वाटर में, तो ये हमारे पास प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला, तो ये हमारे पास HCl बना प्लस NaOH बना। अब देखें यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए तो पीएच के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। तो अब इस वजह से NaCl जो है ना वो क्या कर सकता है, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता है। तो जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, न्यूट्रल सॉल्ट जितने भी होते हैं तो उनके अंदर कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। दे डोंट डू हाइड्रोलिसिस, चूँकि वो हमारे पास क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन वो कर देंगे, जिससे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। हाँ, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने ले लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको अपने वाटर में पानी में ऐड कर दिया, ठीक है। अब NH4 प्लस हो गया, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब H ने Cl से किया, NH4 ने OH से किया, तो हमारे पास एक जो एसिड बना दिस इज HCl, और जो बेस बना वो बना NH4OH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसिड हमारे पास बन रहा है HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है वो वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन का जो पीएच है वो डाउन हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, मतलब एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट जो है वो तो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते। तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन सॉल्ट का वाटर के साथ जिसमें पीएच लाजमी चेंज हो रहा हो, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और पीएच उसी वक्त चेंज होगा जब हमारे पास सॉल्ट या तो एसिडिक होगा या तो हमारे पास बेसिक होगा। चलिए समझ में आ गई बात, हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टेबल 8.8 है एप्लीकेशंस ऑफ सम टिपिकल सॉल्ट। कुछ सॉल्ट के कुछ यूजेस यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास टेबल नंबर 8.8 मौजूद होगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, उनकी यूजेस हैं। सबसे पहला केमिकल नेम आप कह रहे हैं दैट इज टेबल सॉल्ट, ठीक है। उन्होंने रिवर्स कर दिया, असल में केमिकल नेम ये नहीं है, दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द केमिकल नेम। तो ये आप उसको बुक में चेंज कर लें अपनी, ये गलत हो गया बुक में, ठीक है। तो ये कॉमन नेम ये है, और केमिकल नेम जो फॉर्मूले से होता है, और ये फार्मूला लिखा हुआ और उसकी तरफ इसकी कॉमन एप्लीकेशन, ये कॉमन एक यूजेज लिखा हुआ है। फर्स्ट सॉल्ट लिखा गया टेबल सॉल्ट, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम फार्मूला NaCl। काफ़ी सारे इस्तेमाल है, फूड फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइट में के अंदर सिंपल घर में जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, दिस इज। सेकंड है इप्सम सॉल्ट, का भी सुना होगा आपने, मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट, ठीक है। इप्सम असल में एक स्प्रिंग है रशिया में, स्प्रिंग इन रशिया, एक चश्मा है पानी का रशिया में इप्सम के नाम से, उसके आसपास पहली बार मिला था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट MgSO4 होता है, .7H2 और समटाइम्स इसके साथ लगा हुआ होता है, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो MgS मैग्नीशियम सल्फेट तो उसका केमिकल नेम है, कॉमनली इसको हम कहते हैं इप्सम सॉल्ट। अब जो इप्सम सॉल्ट हमारे पास होता है उससे हम लोग क्या बना रहे होते हैं, टू यूज टू प्रोड्यूस लैक्सेटिव इफेक्ट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो गया, ठीक है। तो एज अ लैक्सेटिव इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लैक्सेटिव क्या होता है, कब्ज तोड़ने के लिए, कब्ज कुशा जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कि कभी कभार एक मेडिकल एक कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो है ना, वो जो टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं या फिर जो सिरप्स यूज़ किए जाते हैं उनको लैक्सेटिव्स कहा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए। तो इप्सम सॉल्ट को एज अ लैक्सेटिव हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेडिकल पर्पस में, मेडिसिन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम सॉल्ट। इसको जिप्सम, सिर्फ हम जिप्सम सॉल्ट कहते हैं, सिर्फ जिप्सम भी कह रहे होते हैं, तो स्पेलिंग में SUM हो गई है। जैसे जिप्सम, जिप्सम असल में कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4।
.2H2O भी इसके साथ लगा होता है, दिस इज कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। इसको हम लोग क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर तो क्या होता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपको पता है मोल्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। देखा होगा स्कूलों में आपने बनाया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से मॉडल्स वगैरह बनाने के लिए डिफरेंट। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बन रहा होता है, जिप्सम को हीट करने से। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पता होगा आपको NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको नॉर्मली हम बेकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरों में। इसके अलावा इसको हम एंटासिड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी एसिडिटी, मतलब एसिडिटी तेजाबियत ख़त्म करने के लिए मैदे से कभी कभार बदहज़मी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनो वगैरह आपने देखा होगा, इनो जो आता है ना जिसको पानी में डालकर पीते हैं, तो इनो असल में उसके अंदर जो सॉल्ट होता है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा ही होता है वो, ठीक है। इसके बाद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, फॉर्मूला उसका होता है Na2CO3, ये भी एक सॉल्ट है। इसको हम लोग आपको पता है वॉशिंग पर्पस के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, लॉन्ड्री वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद दैट इज सेलेमोनियाक, ठीक है, सेलेमोनिक। तो सेलेमोनिक हमारे पास दिस इज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जो होता है ना अमोनियम क्लोराइड, इसी को कॉमनली सेलेमोनिक कहा जाता है। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट इन कफ सिरप। कफ सिरप होता है ना खांसी की दवाई जो होती है खांसी रोकने के लिए, तो रिलीफ करने के लिए ना गले को, तो उसके लिए अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है खांसी की सिरप में, जिससे खांसी रुक जाती है या गले को आराम मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड सेलेमोनिक, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। लास्ट है म्यूरिएट ऑफ पोटैश, म्यूरेटिक एसिड HCl को कहते हैं, उसका पोटेशियम सॉल्ट होता है, दैट्स वाई म्यूरिएट ऑफ पोटैश। पोटेशियम क्लोराइड होता है जिसको KCl कहते हैं, KCl बड़ा मशहूर कंपाउंड है केमिस्ट्री में। यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, इसको खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, इसके लिए क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, सही है। तो ये कुछ आप इसको याद रख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ सम टिपिकल सॉल्ट। तो कुछ सॉल्ट है यहाँ पर, उनके क्या कॉमन नेम्स हैं, केमिकल नेम्स हैं, फॉर्मूले हैं उनके, और उनका एक यूज़ है, कॉमनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 8। अब इसके एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। MCQ सॉल्व करते हैं सबसे पहले, कि बुक में इसके 10 MCQs हैं, वो सारे MCQs हम पहले देख लेते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट MCQs है H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा C, इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई। जो अल्फा की जो वैल्यू होती है उसकी हाई होती है, ज़्यादा आयनाइज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए ये एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास के Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्यों, क्योंकि किससे रिएक्ट कर जाता है, कल की क्लास, बोथ, यस, बोथ एसिड्स एंड बेस, क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, दैट्स वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है। देखो A तो बफर सॉल्यूशन है, C भी बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, दो यूज़ तो हमने करा हुआ है। अब B और D में से देखना है, यस D बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास D इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इन चारों में से बताइए कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। Al2O3 सिंपल, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से एम्फोटेरिक होते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अल्टर द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब हाइड्रोलिसिस वाली बात बताई थी ना मैंने, यस बिल्कुल NaCl, चूँकि हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा ये। 6 से कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया इज व्हाट। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, मतलब NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो NH3 को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्योंकि NH3 हमारे पास जो है वो बेस है, दिस इज अ बेस, तो ये क्या करेगा H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा NH4+ और ये OH-। तो ये जो NH4+ बनेगा तो ये इसका हमारा
कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो क्या है भाई कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का NH4+। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस आइन इज नोन एज अमोनियम आइन। क्लियर है भाई? ठीक है, पढ़ा था ये हमने लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर। 7th है सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा सॉल्ट बनेगा इन चारों में से? चलो इसको मैं बता देता हूँ। देखो NaNO3 कब बनेगा? जब हमारे पास एसिड होगा HNO3 और बेस होगा NaOH। तो क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4Cl कब बनेगा? जब हमारे पास एसिड में HCl होगा और बेस में NH4OH होगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस वीक हो गया, लेकिन हमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट देखना है। NO2CO3 सी ऑप्शन पे आते हैं। एसिड होगा H2CO3 और बेस होगा NaOH। अब देखें NO2CO3 बना सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास जो एसिड है कार्बोनिक एसिड का बताया था, तो ये एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास कि ये वो सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। दैट्स व्हाट इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। बेसिस के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है दे हैव अ बिटर टेस्ट। ये तो होता है, कड़वा टेस्ट होता है। यस, दे हैव हाई pH वैल्यू। सही तो है, pH वैल्यू हाई होती है, 7 से ऊपर होती है। दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये बात भी सही है, डी होगा। यस, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर तो रेड नहीं, ये रेड को ब्लू करते हैं, ब्लू को रेड एसिड कर रहा होता है, क्योंकि रेड कलर आपको पता है एसिड का होता है लिटमस पेपर में, और बेस में ब्लू कलर हो रहा होता है सब। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ईजी MCQ सब अगर आपने सही से पढ़ा है ना चैप्टर, तो इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है 9th है, कह रहे हैं कि अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज द डिफरेंस ऑफ ओनली व्हाट। A conjugate acid base pair has the difference of only 1 electron, 1 proton, 1 electron pair, 1 proton pair. Yes, 1 proton का फर्क होता है ना, सिर्फ एक में H प्लस होता है, एक में H प्लस नहीं होता है। सही है। 10th है सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कौन सा सॉल्ट इन चारों में से वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा? देखो यहाँ पर एसिड चेक दोबारा से चेक करना पड़ेगा। एसिड इसमें लिया हुआ है HCl और बेस लिया हुआ है NH4OH। तो एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कट गया ये। Na2CO3 में चेक करते हैं, एसिड लिया गया होगा H2CO3 जो वीक एसिड है, लेकिन बेस लिया गया होगा NaOH। तो दैट से पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी कट गया। NH4Cn एसिड लिया गया होगा HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस NH4OH बेस लिया गया होगा। अब HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड होता है और ये एक वीक बेस है। तो अमोनियम साइनाइड, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड अमोनियम साइनाइड। सो दिस इज द ओनली सॉल्ट विच इज मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड विथ अ वीक बेस। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये MCQ सारे हमारे पास हो गए इसके। और देखते हैं कुछ, अब कुछ तो चीज़ें याद करने वाली इसके अंदर है ना, सेक शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग में, तो वो तो मैं नहीं लिखाऊंगा, सिंपल सी बात है कि वो हमने इससे पहले पढ़ लिया, तो वहीं से लिख लेंगे हम। अब कुछ चीज़ें जो मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप पे देखनी है तो वो मैं करा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 3 है, राइट डाउन कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड। इन एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस बताइए। कॉन्जुगेट बेस क्या निकलेंगे जब ये अपना H प्लस रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखो H2SO4 है, सबको लिख लेते हैं, पहला H2SO4 है, तो H2SO4 है, इसको वाटर में ऐड कर दें तो ये हमारे पास H प्लस रिमूव कर देगा, तो एक H प्लस रिमूव करेगा तो HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। तो ये हमारा जो कॉन्जुगेट बेस हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करके बन रहा होता है, तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। सल्फ्यूरिक एसिड, वो कॉन्जुगेट एसिड है H3O प्लस। ठीक है,
तो सेकंड उसके बाद H2S, H2S को भी वाटर में ऐड कर दो तो एक H+ निकाल के उसको दे देगा ये वाटर को, चूँकि एसिड है ये, तो HS- बच जाएगा प्लस H3O+। तो जो HS- है बाईसल्फाइड आइन, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ना। अमोनियम आइन, इसका क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बताना है फॉलोइंग एसिड का, NH4 प्लस वाटर। अब ये अमोनिया क्या करेगा, अमोनियम आइन क्या करेगा, अपना H+ है किसको दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिर्फ NH3 बच जाएगा और यहाँ पर H3O+ बच जाएगा। तो अमोनियम आइन का, दिस इज अमोनियम आइन। अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अमोनिया, NH3 हो गया। तो NH3 इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास होगा, जस्ट अपने H+ लॉस कर दिया, तो H+ लॉस किया तो सिर्फ NH3 बच गया। लास्ट उसके बाद है HCOOH, वीक एसिड HCOOH, इसको भी पानी में डालते हैं। तो ये एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड इसको हम कहते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि चूटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये H+ क्या करेगा, ये अपना बच्चा इसको दे देगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, HCOO- प्लस H3O+, फॉर्मेटाइन और हाइड्रोनियम आइन। अब यहाँ पर जो इसका H3O+ बना, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मेटाइन, इसका कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गया किस तरह से कर। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट इक्वेशन एंड इंडिकेट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स फॉर द फॉलोइंग। इक्वेशन लिखें और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताएं, इनमें से एसिटिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन करें, ठीक है। तो एसिटिक एसिड आपको पता है, दिस इज CH3COOH और अमोनिया दिस इज NH3, ठीक है। अब ये जो कि एसिड है तो H+ डोनर है, H+ डोनेट कर देगा उसको, ठीक है, सिंपल। सो व्हाट इट विल बिकम, दिस विल बिकम CH3COO- प्लस NH4 पॉजिटिव, सही है। सो नाउ राइट इक्वेशन एंड इंडिकेट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स फॉर द फॉलोइंग। अब चूंकि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। अब ये जो NH4+ हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज एसिटेटाइन, क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, सही है भाई। दिस इज द फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड में क्या कह रहे हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, वेरी सिंपल, ये तो पता ही है ना भाई। तो बस ये एसिड है चूँकि, तो ये अपना H+ लॉस कर देगा, वाटर को दे देगा, वाटर यहाँ पर रहता बेस बिहेव करेगा, तो ये Cl- बच जाएगा और H3O+। तो अगेन दिस H3O+ इज कॉन्जुगेट एसिड while Cl- will be conjugate base, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल इसमें, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 14.8 ग्राम HCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आपको पता है, कोई काम का नहीं है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 cm³ एंड HCl इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटली आयनाइज्ड, कैलकुलेट इज pH। pH बताइए। अच्छा, इस बार हमें कंसेंट pH हमसे पूछ तो रहे हैं, लाइक अगर हम डेटा बनाते हैं, दे आर आस्किंग के भाई pH बताइए HCl का, लेकिन हमें HCl की कंसेंट्रेशन नहीं बता रहे, ये हमें मास दे रहे हैं। ये हमें मास दे रहे हैं कि HCl जो डिजॉल्व किया जा रहा है, दिस इज 14.8 ग्राम, और इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम जो दे रहे हैं दिस इज 750 cm³, ठीक है। तो अब इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें सबसे पहले तो कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, हमें मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी जिसको हम कहते हैं मोल्स पर dm³। तो इसको हम यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला लगा लेते हैं। अब आपको पता है जो मोलैरिटी है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है ओवरऑल कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ml या फिर cm³ ऑफ सॉल्यूशन।
इसी फॉर्मूला से निकालते हैं मोलैरिटी, क्लास 9th में आपने निकाली होगी मोलैरिटी। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास इसके अंदर है 14.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय MFM ऑफ सॉल्यूट, चूँकि HCl है, इसका निकल गया 35 पॉइंट प्लस 1 36.5। हमारे पास 0.54 हमारे पास मोलैरिटी हमारे पास आ गई, ठीक है, 0.54। यही हमारे पास H+ आयन कंसनट्रेशन भी है, जैसे 0.54, चूँकि मोलैरिटी आई HCl की, तो ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई। अब यहाँ से हम इसमें से pH निकाल सकते हैं कि pH हमारे पास बराबर होता है -log ऑफ H+ आयन कंसनट्रेशन। तो pH बराबर हो गया -log 0.54। निकालें कितना आ रहा है, pH निकालें, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया pH का 0.26, ठीक है, और यूनिट कोई भी नहीं होगी। जब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है दिस इज 1.2, तो ये आंसर हमारे पास रॉन्ग है, तो उसको आप करेक्ट कर लें, इसका आंसर होगा 0.26 ही होगा जो हमने निकाला है, क्योंकि ये प्रॉपर वे है इसको फाइंड आउट करने का। तो पहले हमें यहाँ पर क्या चीज़ थी कि हमें मास गिवन था और हमें यहाँ पर वॉल्यूम था ना, तो हमने इसकी मदद से पहले मोलैरिटी निकाली, मतलब H+ आयन की कंसनट्रेशन, उसके बाद फिर हमने pH के फॉर्मूले में पुट किया। क्लियर है। लास्ट न्यूमेरिकल इसके बाद है कि द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। कैलकुलेट इट्स pH। तो pH को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द pH, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मतलब OH- आयन कंसंट्रेशन दे दी गई है, दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट तो किया नहीं जा सकता, OH नेगेटिव से कभी भी pH नहीं निकाल सकते, OH नेगेटिव से हमें POH निकल सकता है। तो POH यूज़ कर लेते हैं। POH बराबर हो गया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला। तो POH हमारे पास क्या आ गया, -log 3.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। निकालें कितना आ रहा है, POH कितना है, क्या आ रहा है, 3.45। अब हमें pH निकालना, तो pH प्लस POH बराबर है 14 के, तो pH बराबर किसके हो गया हमारे पास, दिस इज POH, सॉरी ये बराबर हो गया 14 माइनस POH के, तो 14 माइनस 3.45 कितना आ गया, pH बताएं। $10.5